नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध का जिला है गोरखपुर, प्रदेश उत्तर प्रदेश। तारीख थी 22 जनवरी 2020। सहजनवा थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे एक छत विछत लाश आने जाने वालों ने देखी। पुलिस को इत्तला की, पुलिस आई और पुलिस ने देखा कि चेहरे को इस कदर बिगाड़ दिया गया और उसके पीछे जो कारण रहा होगा वो यही कि इसकी पहचान न हो सके। चेहरे पे किसी भारी वस्तु से कम 20 वार किए गए थे। आंख, नाक, कान, दांत, जो ये बोन्स होती हैं चेहरे की, ये सब टूटी हुई थी। सिर पे कई बार वार किया गया था। ये वार किसी रॉड से, किसी हथौड़े से किया गया था, ऐसा पंचायतनामा के समय नोट किया गया। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। पुलिस ने पहले उसको पहचानने की कोशिश की, कोई पता नहीं लगा। सवेरे चूंकि 6 बजे आने जाने वालों ने देखा था, तो करीब 1 बजे तक इसकी पहचान नहीं हो पाई। इस बीच में थानाध्यक्ष ने सभी मोबाइल्स, सभी जो मोटरसाइकिल पर बीट वाले कांस्टेबल मोबाइल रहते हैं, इन सबको वायरलेस पर सूचना दी, व्हाट्सएप पर फोटो भेजी कि अपने अपने इलाकों में इसे दिखाकर इसे पहचानने की कोशिश कराएं। इसी बीच में गोविंदपुर लुनिया गांव से भी कुछ लोग आए और उन्होंने उस शव की पहचान कपड़ों के आधार पर गांव के ही पीपीगंज के थाना रघुनाथपुर के रहने वाले शैलेंद्र के रूप में की। यानी मरने वाला शैलेंद्र था, थाना पीपीगंज रघुनाथपुर। पुलिस वालों ने फौरन रघुनाथपुर में संपर्क किया तो ये बताया गया कि रघुनाथपुर के रहने वाले सुमई के कुल 6 बेटे और 4 बेटियां थी, कुल 10 संतानें थी, जिसमें चौथे नंबर का लड़का शैलेंद्र मुंबई में रहकर काफी अरसे से काम करता था। बाकी सब उससे बड़े भाई भी कहीं न कहीं काम के सिलसिले में जिले के या गांव के बाहर चले गए थे, ज्यादातर अपना परिवार लेकर भी चले गए थे। लेकिन शैलेंद्र की पत्नी अपने सास ससुर की सेवा के सिलसिले में कह लें, वो घर पर ही रहती थी और शैलेंद्र का 5वें नंबर का भाई सुरेश, जो अविवाहित था, वो घर पर अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई और भाभी की देखभाल, साथ साथ माता पिता की देखभाल के लिए घर ही पर रहता था। जीविकोपार्जन के लिए उसने पीपीगंज में एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोल रखी थी। इसके इतर या इससे ज्यादा पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस उन्हीं तीनों एंगल्स पर, जिसे जरजोरू और जमीन कहते हैं, उस पर विवेचना को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। घर में किसी तरह का कोई विवाद पता नहीं लगा, जमीन जायदाद का कोई झगड़ा किसी से पता नहीं लगा।
पुलिस इस बात पर केंद्रित हुई कि ये मुंबई रहता था, पैसा भी वहाँ मेहनत करता था, कमाता था, और वही अकेला ऐसा लड़का था सुमई का, जो घर को चलाने के लिए पैसा भेजता था। पत्नी के भरण पोषण के लिए भी, माँ बाप और छोटे भाई की परवरिश के लिए भी वो पैसा भेजता था। घर में टूट फूट हो जाए, घर में मरम्मत करनी है, खाद का, पानी का सब पैसा वही भेजा करता था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सक्षम था परिवार में। पुलिस ने इस लाइन पर विवेचना करनी शुरू की कि लगता है इसका पैसे से कोई लेना देना है, इस हत्या का। मुंबई में इसकी बैकग्राउंड पता की गई, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। यही पता लगा कि साधारण व्यक्ति है, मेहनती है, और मेहनत करके यहाँ पर वो नौकरी करता है, कहीं डॉक पर किसी वो नौकरी करता था। बहरहाल पुलिस के पास जब लोकल इंटेलिजेंस से, स्थानीय अभिसूचना से और मुखबिरी से कुछ पता नहीं लगा, तो पुलिस ने फिर CDR निकलवाने शुरू किए। जितने भाई बाहर रहते थे, जितने घर में थे, मृतक, इन सब का CDR निकालना शुरू किया। थोड़े ही इन्वेस्टिगेशन या थोड़ी एनालिसिस के बाद ये पता लगा कि उसकी पत्नी, मृतक की पत्नी और मृतक के छोटे भाई सुरेश में काफी लंबी लंबी बात होती है, लेकिन ये बात ज्यादातर दिन में ही होती है। पुलिस के पास और आगे बढ़ने का जब कोई साधन नहीं था, तो सुरेश को बुलाया गया। सुरेश से बातचीत की गई, लेकिन सुरेश से कोई हल निकला नहीं। कॉल्स के बारे में बताया कि साहब मैं दुकान पे जाता हूँ, दिन में कभी शाम को कोई सब्जी लानी है, कोई सामान लाना है तो भाभी इस बारे में बताती हैं, और शाम को मैं ले जाता हूँ। रात में कोई किसी तरह की बात दोनों की मोबाइल से नहीं मिली। उसका भी कारण बताया गया कि चूंकि रात में ये दोनों एक ही घर में रहते थे, तो मोबाइल के प्रयोग करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा कि साहब अभी तक कुछ पता नहीं लगा। पुलिस ने मृतक की पत्नी, मृतक के छोटे भाई और मृतक का एक और बड़ा भाई जो बाहर रहता था, इनके नंबर सर्विलांस पे लगवा दिए। 3-4 दिन में इस तरह की कॉल्स पत्नी के मोबाइल से मिलने लगी, जिसमें वो परेशान होकर सुरेश से ये पूछ रही थी कि आखिर तुम साथ में गए थे, तुम्हें पता होगा किसने मारा है। शैलेंद्र के लिए, यानी अपने पति के लिए पूछ रही थी, बार बार पूछ रही थी और रो रही थी। तो ये पता लगा कि ये शैलेंद्र के साथ उस दिन सुरेश कहीं गया था। इस बात का जिक्र किसी ने भी अपनी पूछताछ में नहीं किया था। घर वालों से 4-4, 5-5 राउंड पूछताछ हो चुकी थी। सुरेश को फिर बुलाया गया कि घटना वाले दिन तुम गए कहां थे। फिर सख्ती की गई। आप समझ रहे हैं किस तरह की सख्ती पुलिस ने की होगी। तब सुरेश धीरे धीरे लाइन पर आ गया। सुरेश ने बताया कि चूंकि भाई साहब 3-4 महीने, 5 महीने और कभी कभी 6 महीने पे घर आते थे, पैसा हर महीने वो भेजा करते थे, मुझे भी, भाभी को भी और माँ बाप के लिए भी। आते समय वो सब के लिए कपड़े और तमाम चीजें, घड़ियां, जूते, ये सब ले आते थे। इसीलिए उनके आने का इंतजार हम लोगों को रहता था। लेकिन इसी बीच
और भाभी की सारी ज़रूरतें, उनको क्या बाहर से ले आना है, कभी बाजार ले जाना है, कभी दवा के लिए ले जाना है, वो ज़रूरतें सुरेश ही पूरी करता था, ऐसा सुरेश ने बताया। लेकिन इसी प्रोसेस में, देखभाल की इसी प्रक्रिया में दोनों के संबंध हो गए। इसी बीच घटना से कुछ दिन पहले, करीब 20 दिन पहले या 25 दिन पहले, शैलेंद्र मुंबई से घर आया। शैलेंद्र 15 दिन की छुट्टी पर आया था, लेकिन इस बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई और धीरे धीरे करके करीब 3 महीने वो रुक गया था। सुरेश के दिमाग में खुराफात चल रही थी। सुरेश ने 21 जनवरी 2020 को, जब वो दुकान के लिए जाने लगा, तो अपने साथ शैलेंद्र को भी दुकान तक ले जाने के लिए कहकर चला। घर में भी सबको ये पता था कि सुरेश उसको लेकर जा रहा है। रास्ते में उसने ये कहा कि मेरी कमर में आज बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मोटरसाइकिल चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तुम हमको डॉक्टर के पास तक ले चलो, हमें एक बार दिखा दो। शैलेंद्र ने कहा कि हाँ, लग रहा है तुम्हें मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत हो रही है, चलो हम तुम्हें पीपीगंज में दिखवा देते हैं। शैलेंद्र मोटरसाइकिल चलाने लगा, सुरेश को पीछे बिठा लिया। पीपीगंज के राजाबारी जसवल चौराहे पर पहुंच गया और बाइक से पड़ोसी संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद में अपने एक परिचित डॉक्टर के यहाँ सुरेश को शैलेंद्र ने दिखवा दिया। वहां से दवा ले ली। धीरे धीरे शाम का वक्त हो गया। वापस आते समय अंधेरा देखकर चूंकि सुरेश वापसी में चला रहा था, कर रहा सब दवा से आराम हो गया है, चौक का तार खींचकर उसने कहा, लगता है प्लग खराब हो गया या तेल खत्म हो गया। सड़क के किनारे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। पेट्रोल टंकी को देखा, मोबाइल की लाइट में पेट्रोल था उसमें। प्लग को निकाला, पहले अपने रुमाल से उसको साफ करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो पेशाब करने के बहाने वहां से निकला और शैलेंद्र से यह कहा कि तब तक तुम रुमाल से इसके प्लग को साफ करते रहो, पेशाब करके आता हूं मैं, और तब तक प्लग साफ हो जाएगा, हम लोग टाइम से खाना खाने के समय घर पहुंच जाएंगे। शैलेंद्र प्लग को एक रुमाल से साफ करने लगा। सुरेश वहां से सड़क के उस पार तक गया, लेकिन वो नेचर्स कॉल अटेंड करने के लिए नहीं गया। उसने अपने जैकेट, जनवरी का महीना था, ध्यान रखिएगा, बहुत कड़ाके की ठंड उधर पड़ती है, अपने जैकेट से एक रॉड निकाली, रॉड को पीछे छिपाकर उसके नजदीक तक पहुंचा तो वो प्लग की सफाई कर रहा था। दूर से पूछा, क्या हुआ शैलेंद्र, साफ हो गई? उसने कहा, ऐसा लगता है कि प्लग साफ हो गया। नजदीक पहुंचकर उसने रॉड से ताबड़तोड़ 10-12 वार उसके सिर पर कर दिए। वो वहीं पर गिर पड़ा, सुरेश का बड़ा भाई शैलेंद्र। उसके बाद उसके चेहरे पे उसी रॉड से कई वार किए। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से चल दिया। वहां से वो सीधे भरोहिया शिव मंदिर पहुंचा।
मोटरसाइकिल खड़ी की, शिवलिंग के पास पहुंचा, जमीन पर लेट गया और ये कहा, भोले बाबा, आप तो बड़े बड़ों को, बड़े बड़े पापों को क्षमा कर देते हैं। मैं भी एक गलती करके आया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा बड़बड़ा के बुदबुदा के वो वहां से अपनी मोटरसाइकिल पर आया और अपने घर पर आकर सो गया। अगले दिन जब हल्ला हुआ था कि एक लाश मिली है, लाश मिली है, लाश मिली है, और ये रात तक नहीं आया था, घर वालों को उसने ये बताया कि मैं उसको लेके डॉक्टर के यहाँ गया था। वो चूंकि शराब पीने का आदी था, शैलेंद्र, बोले उसके 2 दोस्त मिल गए और वो कहीं पीने खाने बैठ गया। मैं वहां से उसको छोड़कर चला आया। उसने कहा कि तुम जाओ, मैं घर पहुंच जाऊंगा। घर वालों को भी पता था कि शराब का शौकीन है, आ रहा होगा। देर रात तक जब नहीं आया तब लोगों ने इधर उधर पूछना, खासकर पत्नी ने इधर उधर पूछना शुरू किया। और सवेरे जब अज्ञात लाश के बारे में हल्ला हुआ तो गांव से सबसे पहले सुरेश ही लाश को पहचानने के लिए वहां पर पहुंचा। तब तक लाश की पहचान हो चुकी थी। पुलिस ने आला कत्ल वो रॉड बरामद कर ली। वो जैकेट जिसमें वो छिपाकर ले गया था वो बरामद कर ली। जिस पैंट को पहनकर उसने सिर पे वार किया था उस पे खून के छींटे पड़े हुए थे, उसको कब्जे में ले लिया। जैकेट भी कब्जे में लिया गया, उसमें भी ब्लड स्टेन्स, हालांकि डार्क कलर की जैकेट थी, बाहर से नहीं पता लग रहा था, लेकिन ब्लड स्टेन्स उस पे पड़े हुए थे। इसके लिए पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। और इस तरह से सुरेश को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। घटना के 10 दिन बाद 21 जनवरी की ये बात थी। पुलिस में एसपी उत्तरी अरविंद पांडे और सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको इस अज्ञात हत्या के बारे में बताया, अपराधी के बारे में बताया, और ये बताया कि सुरेश के अपनी भाभी से संबंध थे। इन्हीं संबंधों को लेकर सुरेश ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि उसकी पत्नी को कतई इस बात का भान नहीं था कि उसके देवर ने ही उसके पति की हत्या की है। वो बराबर इसी सिलसिले में उससे पूछती रही कि तुम ही लेके गए थे, बताओ क्या हो सकता है, क्यों नहीं आए अभी तक, इस तरह की बातें। और उसके बाद जब पुलिस ने उसको सर्विलांस में लगाया तो बार बार उसी से पूछती थी कि किसने किया है, कौन कौन इसके साथ दारू पीने वाले थे, तुम जब मिले थे तो किन दोस्तों के साथ जाने की बात ये कह रहा था। इस तरह के तमाम सवाल वो करती रही थी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि उसका कोई रोल नहीं है, उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आज की घटना में एक सीधा साधा आदमी अवैध संबंधों की बलि चढ़ गया। यह सही है कि इस घटना में पति की हत्या में पत्नी का कोई रोल नहीं था। उसे मालूम भी नहीं था कि उसके देवर ने ही उसकी पति की हत्या की है। पर यह भी शाश्वत सत्य है कि देवर भाभी में अनैतिक संबंध थे। पति साल में 2 बार या 3 बार आता था। घर पर यही देवर भाभी की देखभाल करता था। दोनों हमउम्र थे, यंग थे, और भाभी और देवर के बीच ये अनैतिक संबंध हो गया। लेकिन अगर ये कोई कहे कि दोनों की कंसेंट नहीं थी, किसी एक की तरफ से ये अग्रेसिव अप्रोच था, महिला या पुरुष की तरफ से, तो ये गलत है। दोनों की ही कंसेंट थी, और जब दोनों की कंसेंट थी तो इसमें गलती भी दोनों की थी। पति
मुंबई में जाकर कमाता था, वहाँ एकाकी जीवन बिताता था ताकि उसके और पत्नी को गांव में छोड़ रखा था कि उसके माँ बाप की सेवा हो सके, एक छोटे भाई की पढ़ाई हो सके और एक छोटा भाई सुरेश जो छोटी मोटी दुकान चलाता था, उसकी भी परवरिश हो सके और उसकी शादी बाद में की जा सके। तो वो अपना एकाकी जीवन सिर्फ परिवार की वजह से वहाँ बिता रहा था। वो जानता था कि अगर पत्नी को मुंबई लाकर रखेंगे तो जो पैसा हम अब तक भेजते हैं घर वालों के लिए वो संभव नहीं होगा और फिर माँ बाप की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। भाभी और देवर दोनों ही पति के कमाए पैसे पर आश्रित थे, इसलिए पति को इसका बहुत कम आभास था या बहुत कम अंदेशा था कि उसके मुंबई में रहने पर उसके पीछे गांव में इस तरह का भी हो सकता है कि उसकी पत्नी और उसके भाई से कोई संबंध रहे होंगे। पर इतनी सारी बातचीत से ऐसा लगता है जैसे देवर भाभी का ये अनैतिक संबंध सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने वाला संबंध था। दिल से या कोई बहुत लगाव से ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि पत्नी हमेशा ये चाहती थी कि उसके पति का कोई नुकसान न हो। पुलिस ने अपने इंटरोगेशन में जब सुरेश से ये पूछा, बार बार वो बल देकर पूछ रही थी पुलिस कि पत्नी का कितना इन्वॉल्वमेंट था। उसी में उसने बताया कि कई बार मैंने ये जानने की कोशिश की कि जब भैया आ जाएंगे तो हम लोगों के बीच ये मिलना जुलना कैसे होगा। तो वो यही कहती थी कोई बात नहीं है, कितना रुकेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद हम लोग मिल लेंगे। वो कभी अपने पति का नुकसान नहीं चाहती थी। लेकिन जब 15 दिन से ज्यादा 2-3 महीने उसका भाई रुक गया घर पर, तो रमेश जिन जरूरतों की वजह से भाभी से उसने संबंध रखे थे वो जरूरतें उसकी पूरी नहीं हो पा रही थी और इसी जिसको कह लें कि मानसिक स्थिति में कि उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं, शारीरिक ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं, उसने अपनी भाई की हत्या कर दी। जब दोनों को यह पता था कि ये रिश्ते ज़रूरतों पर आधारित हैं, दोनों को पता था, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए ही ये संबंध बने थे और चल रहे थे। ज़रूरतों पर आधारित ऐसे रिश्तों को विराम या रोक देना चाहिए। ये हमेशा घातक हुए हैं। क्राइम की जितनी घटनाएं संबंधों के वजह से हुई हैं, उन सभी में यही हुआ है कि ज़रूरतों पर आधारित संबंध चूंकि चलते रहे, दोनों जानते थे कि ये गलत हैं, ज़रूरत की वजह से हैं, लेकिन फिर भी दोनों में से किसी ने इस संबंध को रोकने या तोड़ने की कोशिश नहीं की। फिर एक प्रश्न उठता है कि किस स्टेज पर ऐसे रिश्तों को विराम देना चाहिए, ऐसे रिश्तों को तोड़ना चाहिए, किस स्टेज पर ऐसे रिश्तों को खत्म करना चाहिए, कौन सी ऐसी स्टेज है। हालांकि विद्वानों में बड़ा मतभेद है देवर भाभी के रिश्ते को भी लेकर और किस स्टेज पर, किस स्थिति में इस तरह के संबंधों पर पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। मैंने भी बहुत कोशिश की, क्योंकि इस तरह अवैध संबंधों के चलते जाने कितनी जानें गई हैं और कम से कम ऐसी 30-40 घटनाएं मैं आपको जरूर बता चुका हूं जो अवैध संबंधों की वजह से हुई हैं। हत्या की घटनाएं 1, 2, 3 और कहीं कहीं 5 लोगों की हत्या हुई है। इन सभी में दोनों को पता था कि यह संबंध गलत है, दोनों को पता था यह अनैतिक है, दोनों को पता था कि किस वजह से ये संबंध चल रहे हैं, लेकिन दोनों में से
किसी ने इसको रोकने की या तोड़ने की या विराम देने की कोशिश नहीं की। मैं इसी में उलझा हुआ था कि आखिर जब दोनों को पता हो, किन्हीं दोनों के बीच की बात मैं कर रहा हूं, तो आखिरकार क्या वजह है कि इसको चलाते रहा गया, कि ये चलता रहे जब तक कि कोई अनर्थ न हो जाए। ढूंढते ढूंढते मुझे कोरा पर एक बहस मिली। उस बहस में आशीष कुमार एक सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने जिक्र किया है कि जब किसी भी दो लोगों के बीच रिश्ते या संबंध हों तो उनको कब विराम दे देना चाहिए, कब उन्हें तोड़ लेना चाहिए। रिश्ते वो चाहे वैध हों या अवैध हों। बहुत अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं और आशीष कुमार जी, आपका मैं धन्यवाद कहूँगा कि ज़रूर आपने खूब गहनता से इसका अध्ययन करके वो सिचुएशंस दी हैं जब ऐसे रिश्तों को ख़त्म कर देना चाहिए। पहला वो लिखते हैं कि जब दूसरा इंसान आपके साथ दिल के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करने लगे तो रिश्ते को फौरन ख़त्म कर देना चाहिए, विराम लगा देना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि जब दूसरा इंसान दूसरे इंसान के लिए तुम सिर्फ एक प्रयोगात्मक चीज हो तो रिश्ते को फौरन रिश्तों से अलग हो जाना चाहिए, विराम दे देना चाहिए। जैसे ही आपको ये महसूस हो किसी दोनों में से किसी को कि ये तुम्हें सिर्फ प्रयोगात्मक चीज की तरह इस्तेमाल कर रहा है, खत्म कर देना चाहिए ऐसे रिश्तों को। तीसरा वो कहते हैं आशीष कुमार जी कि जब दूसरा इंसान अपना किया हुआ सही और तुम्हारा किए हुए सही को भी गलत समझाने लगे तो आप समझ लीजिए कि इस रिश्ते का आगे चलाना बहुत अनिष्टकारी होगा, अनर्थ होगा। तोड़ देना चाहिए, विराम दे देना चाहिए। जब दूसरा इंसान तुम्हारा साथ निभाने के बजाय भीड़ के साथ खड़ा होकर भीड़ को बढ़ाता है तो आप समझ लीजिए ये आपका नहीं है। ऐसे रिश्तों को फौरन तोड़ देना चाहिए। मैं स्पष्ट कर चुका हूं, ऐसे कोई भी संबंध जो वैध हों या अवैध हों, दो लोगों के बीच हो, किन्हीं दो लोगों के बीच, कोई भी हो सकता है। उनके रिश्तों की बात ही बहुत अच्छी बताई है उन्होंने। पांचवा वो कहते हैं कि जब दूसरा इंसान तुम्हारे मुंह पर तारीफ करे और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे, उससे फौरन अपना संबंध विच्छेद कर लीजिए। संबंधों को विराम देना ही उचित है। अगला वो कहते हैं कि जब दूसरे इंसान को अपना दुख तो दुख लगता है और तुम्हारा दुख ड्रामा लगने लगे तो आप समझ लीजिए रिश्तों के अंत का समय आ गया है और उसे फौरन वहीं पर विच्छेदित कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। अगला वो लिखते हैं कि जब दूसरा इंसान सुख में तुम्हारे साथ चिल करता है, मौज करता है, मस्ती करता है, मस्त रहता है और दुख में एक बार भी तुम्हें नहीं पूछता तो ये समझ लीजिए कि रिश्तों को विराम देने का समय आ गया है। आठवां लिखते हैं कि जब दूसरा इंसान तुम्हारी उन्नति से जले और हारने पर कहे, जब आप उन्नति कर रहे हैं और कहीं पर आप पीछे हो गए या हार जाएं, वो तुमसे ये कहने लगे कि तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। आप समझ लीजिए ये रिश्ता चलने वाला नहीं है, फौरन तोड़ देना चाहिए। अगला नवा वो लिखते हैं कि जब दूसरे इंसान को तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो रिश्ते को तोड़ देना ही उचित है। जब तक जरूरत है वाह वाह है, जब आप पूछ लें तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी हंसमुख बातें करें,
जब आप पूछ लें तो आपका जवाब भी दे, लेकिन जब आप न पूछें तो कभी वो अपनी तरफ से पूछने नहीं आया, अपनी तरफ से बताने नहीं आया, अपनी तरफ से हाल चाल लेने नहीं आया। इसका साफ मतलब है कि आपके होने या न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अंतिम वो लिखते हैं कि जब दूसरा इंसान तुम्हारे मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, फौरन रिश्तों को वहीं खत्म कर दीजिए। हो सकता है और भी कारण हो, मैं अपने सुधी श्रोताओं पर छोड़ता हूं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सारी चीजें आशीष जी ने कवर कर ली हैं। बहुत गहरा एक्सपीरियंस आशीष जी का है, ये बहुत गहरी शोध की है। यही वो कारण है जिसका पता लगते ही कोई भी बुद्धिमान आदमी अगर किसी से वैध या अवैध संबंध में है तो उसे दूरी बना लेनी चाहिए। आशा है आप भी कुछ कारण निकालेंगे और हमको कारण बॉक्स में, रिप्लाई बॉक्स में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, ताकि हमारी ज्ञान में भी वृद्धि हो। मेरे हिसाब से उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई और ऐसा बिंदु हो जैसा होने पर रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए तो हमें जरूर बताएं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।